नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है खेल की वकालत अभिषेक सोनू के साथ कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज जो हमारे मेहमान हैं वो मुजफ्फरपुर जिले के गाय घाट प्रखंड से ग्राम राघोपुर, पोस्ट हरखौली और पुलिस स्टेशन गाय घाट, मुजफ्फरपुर बिहार के निवासी हैं। ये आइन बॉल में अभी विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करके बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का बास्केटबॉल भी खेला है और खो खो भी खेला है। इसके अलावा क्रिकेट भी खेला है। तो हम बात करेंगे आज रंजन कुमार से। रंजन कुमार, आप पहले अपने प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक खेल के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं रंजन कुमार, घर राघोपुर, जो कि गायघाट प्रखंड अंतर्गत आता है, जमालपुर कोदई पंचायत के अंतर्गत। और मैंने अपनी शिक्षा 10वीं तक अपने गांव से ही प्राप्त किया। मेरे मिडिल स्कूल तो मेरे गांव में ही था और हाई स्कूल जो हमारे गांव से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर था, पिरौछा में। जी। तो मैंने वहां से 10वीं की परीक्षा पास की जी। और उसके बाद मैं शहर आया पढ़ने के लिए। ग्रामीण परिवेश में आपने 10वीं की, ग्रामीण परिवेश तक वहाँ तक आपको कुछ आइडिया नहीं था कि आप खिलाड़ी बनेंगे भविष्य में? नहीं, उस समय कुछ आइडियाज नहीं था। सिर्फ टेनिस, क्रिकेट में खेला करता था, बहुत खूब खेला करता था। पढ़ाई के दौरान भी जब 8वां-9वां में था तो मतलब स्कूल के बीच में ही टिफिन का जो समय मिलता था, घंटी लगती थी, उसमें भी मैं क्रिकेट ही खेला करता था। वो तो फिर आप शहर आए? हाँ, जब हम शहर गए तो नीतीश्वर महाविद्यालय में हमने एडमिशन ली। और शहर एक सपनों जैसा था, क्योंकि मैं उससे पहले मैं कभी शहर गया ही नहीं था। तो हम बालूघाट में रूम लेके रहते थे, वहीं से नीतीश्वर कॉलेज जाते आते थे। और जैसा कि गांव में रहने वाले सभी लड़के का एक सपना होता है कि 10th के बाद हमें साइंस लेके पढ़ाई करनी है, ताकि भविष्य में हमें डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, क्योंकि गांव के बच्चों को इसके अलावा कुछ पता ही नहीं होता है। जी। तो हम भी साइंस लेके पढ़े, बायो से, और मैंने साइंस से 12th पास किया। और जब 12th पास किया तो मैं जिस बिल्डिंग में रहता था रेंट लेके, उसी के बगल में एक भैया थे जो क्रिकेट खेला करते थे ड्यूज बॉल से। अच्छा। तो मेरे भी अंदर थोड़ा सा जो मेरे अंदर छुपा हुआ था कि हमें भी खिलाड़ी बनना है, वो उन्हें रोज रोज देख देख के हमें भी ये हुआ। तो हम भी घर वाले से छुप के हमने भी क्रिकेट खेलने के लिए उस समय 2012 में BSTCA, जो कि नेहरू स्टेडियम में प्रैक्टिस चलती है, वहाँ मैंने एडमिशन लिया। ओके। और मैंने वहाँ 3-4 महीने तक प्रैक्टिस किया, क्योंकि उस समय उस एकेडमी की फीस थी 500 रुपये। और जैसा कि मैं मतलब छुप के क्रिकेट खेलता था, अपने ट्यूशन फी के पैसे बचा के या पर्सनल खर्च के पैसे बचा के मैं वहाँ देता था, लेकिन ये मैं ज्यादा दिन तक नहीं कर सका। अच्छा, ऐसा क्यों करना पड़ता था आपको? आप ट्यूशन फी से अपने पैसे को बचा करके क्रिकेट खेला करते थे, ऐसा क्यों करना पड़ता था? उस समय माहौल नहीं था खेल का? नहीं, उस समय माहौल गांव में बिल्कुल नहीं था। खासकर मैं जिस परिवेश से बिलोंग करता था, मैं जिस गांव से आया था, तो वहाँ खेल का मतलब था कि खेल वही खेलता है जिसको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। खेल का मतलब ये एकदम इतना नेगेटिव इफेक्ट था, और शायद अभी भी कुछ हद तक है। अभी भी ग्रामीण परिवेश में कुछ हद तक है कि खेलने वाला कुछ कर ही नहीं सकता, खेलने वाला पढ़ ही नहीं सकता। जी, इसीलिए इसी बेस पे तो हमारा प्रोग्राम है। और आप जैसे विभूतियों को हम लोगों ने लाया है अपने प्रोग्राम के जरिए। साहब, आप 2012-13 में ज्वाइन किए थे ना जी क्रिकेट? जी, 2012-13 में मैंने ज्वाइन किया और 3 महीने के बाद मैं वो एकेडमी छोड़ दिया। और शहर में ही सबसे पुराना क्लब में से एक है गिरनी पोखर क्रिकेट क्लब, GPCC, जिसकी प्रैक्टिस बीबी कॉलेजिएट मोती झील में चलती है। और उस समय भी चलती थी, तो मैं वहीं ज्वाइन किया, जो कि मतलब मुझे अच्छे से याद है कि उस क्लब में मैंने 4-5 साल तक खेला, लगभग 2017 तक। और मुझे सिर्फ 200 रुपये देने पड़े थे एडमिशन फी, क्योंकि उस क्लब के जो ओनर थे उस समय, ओनर बोले या संरक्षक बोलिए, वो चेतन भैया थे। तो वो मतलब जो भी ग्रामीण परिवेश के प्लेयर थे
और जिनके अंदर प्रतिभा होती थी तो उन्हें वो किट भी प्रोवाइड करवाते थे, शूज वगैरह भी प्रोवाइड करवाते थे। तो आपको इतनी सारी चीजें घिरनी पोखर क्रिकेट क्लब से प्रोवाइड हुई, चेतन भैया ने आपका सपोर्ट करा, और आप लेकिन इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल की आपने 4 प्रतियोगिताएं खेली हैं। हाँ, तो अब मैं ये भी बात आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश का था, मैं शहर में नया था, तो मेरा एक ही काम रहता था, जब मैं पढ़ाना नहीं तो खेलना। तीसरा मेरे पास कोई काम ही नहीं था। कॉलेज में बैठ के कॉलेज रेगुलर जाता था मैं। तो जो वहाँ के फिजिकल टीचर थे शंकर दयाल सर, तो वो शायद मेरे टाइप के लड़के उनको नहीं मिले या पता नहीं। उन्होंने मुझे बोला, देखो बेटा, क्रिकेट एक बहुत टफ गेम है, उसमें ऊपर खेलना तुम ऐसे। तो उस समय मेरा कॉलेज जा तो नीतीश्वर कॉलेज जो था, जो शायद इंटर कॉलेज होती थी बास्केटबॉल की, तो हमारी कॉलेज 3-4 बार विनर भी हुई थी। और अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे हमारे कॉलेज में। तो शंकर दयाल सर जो थे, उन्होंने बोला तुम जाके बास्केट का भी प्रैक्टिस करो, कभी कभी सप्ताह में 3 दिन 4 दिन तुम प्रैक्टिस करो। तो मैं साइकिल से बालू घाट से मैं अपने डेरा से जाता था BMP 6 बास्केट का प्रैक्टिस करने में। तो और जब इसका, क्योंकि इंटर कॉलेज का बहुत कम मैचेज होते थे, क्योंकि बास्केटबॉल के प्लेयर शहर में पहले तो बहुत कम थी, अभी भी कम ही है क्रिकेट के मार्फत। तो जब भी यूनिवर्सिटी की ट्रायल होती थी तो मैं ट्रायल देता था और मेरा नाम आता था यूनिवर्सिटी में, तो मैं जाता था खेलने। 2013, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 16, 17 ये 4 सेशन में आपने इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल खेला है। इसके अलावा 14-15 में आपने इंटर यूनिवर्सिटी खो खो भी खेला है इस टीम। हाँ, तो उस समय इसका खो खो का तक क्या था कि मैं जब क्रिकेट खेलता था तो हमारी फील्डिंग अच्छी होती थी, जिसमें डाइव, क्योंकि मेरा शरीर का जो रूपरेखा, मैं दुबला पतला तो उतना नहीं, लेकिन फिट में दुबला पतला ही हूँ, तो मेरी डाइव अच्छी थी। तो जब भगवानपुर कॉलेज में, वैशाली भगवानपुर में ट्रायल थी खो खो की, तो कॉलेज के 2-3 बच्चे गए थे। तो सर ने हमें बोला कि तुम भी चले जाओ, ट्राई करो। तो जब मैं गया वहाँ खो खो, क्योंकि मैं खो खो तो जानता था थोड़ा बहुत, लेकिन मैं बहुत कम स्कूली लाइफ में खेला करता था। तो मैं जब वहाँ ट्रायल दिया तो मेरी डाइव अच्छी थी, पोल डाइव हो या नॉर्मल डाइव हो, तो ये देख के मेरा सिलेक्शन हो गया था। जो कि और उसका यूनिवर्सिटी का मैचेज होने वाले थे दरभंगा में, तो इसलिए मैं 1 साल वो भी खेला था। तो और उसके बाद फिर आपका जो अपना जो शुरू से जिसमें आपका दिली लगाव रहा क्रिकेट में, जो आप शुरू से खेलते रहे, वो आपको मौका मिला 2017-18 में इंटर यूनिवर्सिटी एसडीओन खेलने का किट भुवनेश्वर में। हाँ, उससे पहले भी मतलब मैं 2-3 साल पहले से भी कॉलेज का टीम बनता था और मैं अपने कॉलेज का कैप्टन हुआ करता था, और अपनी कॉलेज की टीम का भी प्रतिनिधित्व करके जाता था खेलने। और ये शायद जब RDS में इंटर कॉलेज मैचेज हुई थी, और शायद वो मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था, हमें याद है। तो उस समय मेरा सिलेक्शन, उस समय RDS कॉलेज में सिलेक्शन ट्रायल लिया गया था रवि सर के द्वारा, तब जाके मैं अपना जगह बना पाया था। जो मेरा मेन गेम था क्रिकेट, उसमें जिसमें मैंने सबसे ज्यादा मेहनत करी थी। बहुत ही अच्छी बात है। फिर उसके बाद आपका जुड़ाव हुआ आइन बॉल खेल से। जी, और आइन बॉल क्या है? ये आइन बॉल के बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को। हाँ, उससे पहले मैं ये अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि जब मेरा ग्रेजुएशन 17 में कंप्लीट हुआ, तो एक्चुअली हम गांव के थे और मतलब मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, तो केमिस्ट्री ऑनर्स मेरा क्लियर हुआ। तो जब मैं यूनिवर्सिटी खेलने जाता था तो उस समय था क्या, मैंने BPED कोर्स के बारे में जाना, लेकिन समस्या ये थी कि BPED उस समय जो पता था कि यार बिहार से तो एक ही कॉलेज है, वो झपा में है, और बाहर से करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने 2017 में शहर छोड़ दिया और गांव आ गए। तो जब मैं गांव आया तो मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर बरवारी एक गांव है, जहां एक मिनी स्टेडियम है। तो वहां मैंने क्रिकेट एकेडमी खोली, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि मैं खेल से हमेशा जुड़ के रहना पसंद करता था। मेरे तो आपने इतनी हिम्मत कैसे जुटाई गांव में जाकर के एकेडमी खोलने की? अब ये चीज शायद हम भी सोचते हैं कभी कभी, तो पता नहीं चलता कि उस समय मतलब मेरे अंदर इतना हिम्मत कैसे आई, क्योंकि वो जो गांव में मैंने एकेडमी खोला, शायद उससे पहले हम उस गांव में कभी गए ही नहीं थे।
लेकिन एक मेरा दोस्त था जो नीतीश्वर कॉलेज का था, वो उस गांव का था, तो वही ले गया। उन्होंने ग्राउंड दिखाई, ग्राउंड की स्थिति बहुत दयनीय थी। फिर जो वहाँ के लोकल मुखिया जी थे, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने ग्राउंड का साफ सफाई करवाया। और लगभग हमें याद है, मैं 3 महीने तक मैं और एक छोटा बच्चा आता था, वहां से स्टार्टिंग किया। और आज लगभग वहाँ 25-30 बच्चे क्रिकेट रेगुलर आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और लगभग 30-40 बच्चे जो कि अपने 5-6 में उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट किए थे, किसी ने 7-8 में, वो बच्चे 10th के बाद शहर आ गए हैं। तो वो अपनी जो क्रिकेट, जो जैसा मेरा मानना था एकेडमी खोलने का मेन पर्पस ये था कि जैसे मैं 12 में आया तब मैं ड्यूज बॉल देखा, तो वैसे ही गांव में भी टेनिस क्रिकेट के पीछे बच्चे बहुत मगन रहते खेलने के लिए, धूप में खेलते हैं। तो मेरा ये था कि अगर हम इन्हें मूलभूत सुविधा दे अपने गांव में, तो कम से कम जो बच्चे का मन है कि हम स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाएं, तो वो गांव में ही सारा चीज ड्यूज बॉल देख लेंगे और बहुत सारे मैच भी खेल लेंगे, और शहर के लोग उन्हें जान भी जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग जो मिला वो हमारे जो श्रवण कुमार सिंह जी, जो प्रखंड प्रमुख थे और फिर सेकंड टाइम में भी बने हैं, तो उनकी शिव गंगा बसेज चलती है। अच्छा। मेरे ख्याल से 40-50 बसेज उनकी चलती है बिहार में। तो जो एक मेरे माइंड शुरुआत में तो मैं सोचा नहीं, जब बच्चे बढ़ गए तो मेरे सामने समस्या था कि गांव के बच्चे शहर कैसे जाएंगे खेलने, क्योंकि फाइनेंशियली तो गांव में बहुत, खेल के ऊपर तो खर्च करना ही नहीं कोई चाहता है, और शहर के बच्चे उतने खर्च करके फिर गांव में क्यों आएंगे खेलने। तो फिर मैंने उन्हें बुलाया ग्राउंड में, बच्चों के बीच, बच्चों ने अपनी बात रखी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर 2 बार परमिशन आप दीजिए, अपने बस, आपके बस से बच्चे जाएंगे खेलने। तो वो इतने इम्प्रेस हुए कि ग्रामीण क्षेत्र में इतने वेल डिसिप्लिन के साथ बच्चे एक ड्रेस में है, रेगुलर प्रैक्टिस करने आते हैं। तो उन्होंने बोला 2 बार नहीं, 4 बार, 5 बार, जितना बार मन है उतना बार बच्चे शहर जाए और आए। तो एक सिलसिला, बच्चे जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे थे, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम ड्यूज बॉल देखेंगे या खेलेंगे, उनका एक छोटी सी उम्र से ही सिलसिला शहर आने जाने का और क्रिकेट खेलने का शुरू हुआ। इसी दौरान मैंने अपना एडमिशन भी बीपीएड में शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय झपा में लिया, तिरहुत शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय में। वो भी कॉलेज, मतलब मेरे जो चेतन भैया थे जहाँ मैं क्रिकेट खेला करता था, ये सारी देन हमें स्पोर्ट्स को इसलिए देते हैं, अगर हम शायद स्पोर्ट्स में नहीं जाते तो हम बीपीएड जानते भी नहीं, और चेतन भैया से भी हमारे परिचित नहीं होते। चेतन भैया हम एक दिन कॉलेज लेके गए, वहाँ एक मनीष सर थे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, वो उनकी जो बात करने का एक शैली था, क्योंकि चेतन भैया तो छुट्टी पे आए थे, वो उसी दिन रिटर्न हो गए, लेकिन उनकी जो बात करने का ये था, अपनापन था। उनसे फिर हमारी एक अच्छा टीम बैठी और हमने एडमिशन लिया, और मैं अपने गांव से आना जाना शुरू करता था। इसी बीच मैं एक टूर पे जब अरुणाचल गया, तो वहीं मैंने आइन बॉल का ट्रेनिंग लिया 7 दिन का। मात्र 7 दिन? जी, मैंने सिर्फ 7 दिन का आइन बॉल का ट्रेनिंग लिया। और क्या आइन बॉल एक बार बताएं हमारे श्रोताओं को, कुछ टेक्निकल जानकारी दे, कैसे खेला जाता है क्या? जी हाँ, ये सबसे पहले कि आइन बॉल तो मूल रूप से मोरक्को कंट्रीज का गेम है ये, और अभी 27 कंट्री में यह गेम खेला जाता है, और इंडिया में भी 4-5 साल से खेला जा रहा है। इंडिया में टोटल 22 राज्य में यह खेला जाता है, और यह कलर बेस्ड गेम है। और अभी भाग दौड़ की दुनिया में जो लोग समय नहीं देना पसंद करते हैं कि हम उतने देर ग्राउंड में नहीं दे, मैचेस नहीं देखे, खासकर उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यह गेम सिर्फ 10 मिनट का है और कलरफुल गेम है। एक टीम में 12 प्लेयर होते हैं, जिसमें 8 खिलाड़ी प्लेइंग में होते हैं। सिर्फ 10 मिनट का गेम कैसे, मतलब? हाँ, सिर्फ 10 मिनट का गेम है और कलरफुल है। इसमें 4 कलर का यूज किया गया है, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। इसमें 8 बॉल होते हैं, 2 टीम होती है। इसकी कोर्ट की लंबाई, कोर्ट में यह खेल खेला जाता है, कोर्ट की लंबाई 40 मीटर होती है, चौड़ाई 20 मीटर। और यह हम इसको मदर गेम भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बास्केट का भी स्किल है, एथलेटिक्स तो 100% है ही, फुटबॉल भी है और वॉलीबॉल भी है। ये पॉइंट का गेम है और एनर्जी 100% लगता है इसमें। और मैं अपने श्रोताओं को बताऊंगा कि अगर इस गेम को ऐसे अगर मैं बताऊं तो शायद आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना हमें लगता है कि बास्केट की बात छोड़ दे तो सबसे ज्यादा फास्ट गेम आइन बॉल ही है।
नहीं, हमारे हमारे इस ऑडियो संस्करण में ये आइन बॉल का फोटो भी प्रसारित किया जाएगा, तो हमारे श्रोतागण और हमारे दर्शकों को कोई दिक्कत नहीं होगी गेम से रिलेटेड जानने में। अच्छा, आप हरिद्वार में नेशनल खेले आइन बॉल का? जी, तो हाँ, जब हम 7 दिन का ट्रेनिंग लेके आए तो जो हमारे एकेडमी के बच्चे थे तो उनके साथ मैं भी प्रैक्टिस करता था और देखते देखते बड़ा टीम बन गई, क्योंकि खगड़िया बिहार के विभिन्न जिलों में और बच्चे थे। तो जब इसका स्टेट चैंपियनशिप हुआ तो वहां से जब बिहार की टीम बनी और फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप थी हरिद्वार में, जो फेडरेशन के द्वारा कराया गया था। तो हमारी टीम जब गई तो हमें ये नहीं लगा कि हम ये सोच के नहीं गए थे कि हम जीत के ही आएंगे। बस ये था कि जाना है, अच्छा खेलना है। लेकिन जो हमारी टीम थी बहुत अच्छा खेली थी और पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है कि फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप में जो विजेता रही थी वो अपना बिहार ही रहा था। ये बहुत ही शानदार खबर आप बता कि बिहार ही विजेता रहा था। इसके बाद आप वो इंटरनेशनल वर्ल्ड कप भी खेलने गए? जी, उसके बाद वर्ल्ड कप जो मोरक्को में होने वाला था, तो शायद उस समय पाकिस्तान और हमारे देश के बीच कुछ तनाव की स्थिति हो गई थी। तो हमारा जो राष्ट्रीय कैंप था, जिसमें से पूरे देश से 36 बच्चों को सेलेक्ट किया गया था ट्रेनिंग के लिए, देहरादून में होने वाली थी, लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गई थी। और बाद में यह कैंप चंडीगढ़ में लगा था और चंडीगढ़ में 10 दिवसीय कैंप लगा था नेशनल। वहां से फिर 12 बच्चे का सिलेक्शन किया गया, जिसमें से मैं भी बिहार का एक था। और हमारी टीम मोरक्को गई और वहाँ अच्छा खेली, बढ़िया खेली और सेमीफाइनल हम लोग का मोरक्को से ही था, जो हम लोग आसानी से उस मैच को जीते। और फाइनल में बेड लक बोलिए, क्योंकि एक हमारी छोटी सी अच्छा, सेमीफाइनल में आपने उस मोरक्को को हराया जो इस खेल का क्रिएटर है? जी, जिस इस खेल का जन्मदाता है, हाँ, उसी थोड़ी सी तो ये घबराहट हुई कि हमारी सेमीफाइनल में उन्हीं से भिड़त होगी, लेकिन हम लोग ने बहुत अच्छा खेला और हम जीते और फाइनल में गए। और फाइनल में हमारा मुकाबला जॉर्डन से थी, जो कि जॉर्डन बहुत बेस्ट टीम थी और हम लोग भी हिम्मत नहीं हारे, खेले, लेकिन लास्ट मोमेंट पे एक छोटी सी फॉल हो गई, जिस कारण से हम लोग सिर्फ 6 पॉइंट से वह फाइनल मैच हारे थे। तो वहां से सिल्वर लेकर के आप आए थे लेकिन इंडिया? जी, हम फिर यहाँ पे आपका स्वागत अच्छे से किया गया, धूमधाम से किया गया? जी, बहुत अच्छे से। उसके बाद अपने बिहार में भी और देश में भी इस खेल का जोर शोर से विस्तार हुआ। कम समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ यह हैंडबॉल खेल। अच्छा, आप अपने करियर से ग्रामीण क्षेत्र से उठे, विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में गए, विदेशों का भ्रमण किया, देश में कई जगहों पे गए, लगभग राज्यों का दौरा किया, हर जगह से घूमे, एकेडमी अपने गांव में खोली, अभी भी अपने गांव के लिए ही संघर्षशील है। आपको मन नहीं करता कि आप दूसरे राज्य में जाए, वहां जाकर पैसा कमाए और वहीं पे ट्रेनिंग वगैरह दे बड़े जगहों पे, ऐसा कुछ? नहीं, अब ऐसा तो मन में विचार नहीं आता है। बस विचार आता है कि हम जो बाहर में देखते हैं जो खेल की स्थिति है, क्योंकि हम एक खिलाड़ी है तो हम ज्यादा इसी के बारे में सोच सकते हैं। और मेरा मानना है कि हम जिस क्षेत्र में उसी क्षेत्र में अगर कुछ काम करें तो हम भी अपना पूरा एफर्ट दे पाएंगे। तो मेरा मेन जो पर्पस है, मैं अपने गांव से ही, शायद अगर मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि मैं तो पूरे बिहार का भ्रमण नहीं किया हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले आपको 10 से 15 दिन के बाद आप बरुआरी चले जाइएगा, गायघाट प्रखंड, बिहार का नंबर 1 मिनी स्टेडियम आपको वहाँ मिलेगा। क्योंकि वहाँ जो मेरे लोकल जो प्रखंड प्रमुख थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके वहाँ उन्होंने अपने फंड से जो काम हो रहे हैं और उस काम को मैं इसलिए, और मतलब मेरा ये मानना है कि जब उन्होंने टेंडर निकाली थी तो उन्होंने हमें बुला के बोला था कि यह खेल मैदान खिलाड़ियों का है और इसमें क्या काम होगा ये आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, इसलिए आप इस काम को कराओ। मैंने स्वेच्छा से कहा कि मेरा काम करवाना है, खुद से करवाना नहीं, काम होना चाहिए। और उन्होंने सारा चीज खिलाड़ियों के ऊपर छोड़ दिया कि आपको कैसे काम करवाना है। बगैर सहयोग के खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ सकते। और खिलाड़ी एक ऐसा वर्ग होता है जिसको हर समुदाय का, हर वर्ग का प्यार मिलता है।
तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि बिना सहयोग के कुछ नहीं होने वाला। और जो हमारे प्रखंड प्रमुख साहब हैं उनसे सीख लेनी चाहिए, बाकी प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपने अपने क्षेत्र के, न सिर्फ प्रखंड प्रमुख, और भी जो पद हैं, जो पद बनाए गए हैं, जो पदों को सुशोभित कर रहे हैं, अगर उसे सुशोभित करना चाहते हैं तो अपने कार्यकाल में खेल हित में भी अपना कुछ कार्य अगर थोड़ा थोड़ा सा भी योगदान दे प्रखंड प्रमुख जी के तरह, तो बहुत बड़ा विशाल भारत विश्व गुरु बन जाएगा। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, और हमारा बिहार भी खेल में बहुत आगे बढ़ेगा। अच्छा, हम आपसे एक पर्सनल और व्यक्तिगत सवाल करना चाहेंगे और अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि इन्होंने इतनी उपलब्धि हासिल की है, बिना सहयोग के तो नहीं हुई होगी, बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा होगा। लेकिन अगर हम जब टॉप 3 की बात करेंगे तो आप किन किन का नाम लेना चाहेंगे? जी, टॉप 3 में बेशक हम टॉप 4 का नाम बताना। टॉप 3 में तो सबसे पहले मैं नाम लूंगा, भले उन्होंने सपोर्ट नहीं किया लेकिन शायद मेरे अंदर जो छुपी हुई थी खेल के प्रति दीवानगी, वो जिस शख्स को देख के आया, तो उनका नाम मैं सबसे पहले लेना चाहूंगा। क्योंकि अगर शायद वो मेरे रूम के बगल में ना होते तो मेरे अंदर ये छुपी हुई जो एक सपना था वो निखर के नहीं आता। तो अभिषेक नाम था, अभिषेक आनंद। और दूसरा शख्स जो फाइनेंशियली तौर पे, क्योंकि हर खिलाड़ी तभी आगे बढ़ता है जब फाइनेंशियली तौर पे उन्हें सपोर्ट मिलते हैं। तो दूसरा शख्स मैं चेतन भैया को बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने शुरुआती दौर में बहुत मदद की। और तीसरा थे हमारे प्रखंड प्रमुख जी, जो कि हमारे आइनबॉल के करियर में नो डाउट अभी आइनबॉल एसोसिएशन बिहार के वो संरक्षक भी है। तो उन्होंने, और चौथा शख्स हम मनीष सर को बोलेंगे, क्योंकि मनीष सर से बात करने के बाद मतलब हमें लगता ही नहीं था कि क्योंकि हम कभी कभी ये हो जाते थे कि यार हम गांव के हैं, हमें कौन पहचानेगा, ऊपर में मेरा तो कोई है ही नहीं। लेकिन मनीष सर से जब भी बात करते थे तो लगता था कि नहीं यार, मुजफ्फरपुर हो या पटना या दिल्ली, हर जगह अपना आदमी है। क्योंकि उनकी बात हमें हमेशा मोटिवेट करती थी। और जो कभी कभी मेरे अंदर नेगेटिविटी आ जाती थी कि हम गांव के हैं, हमें तो कोई नहीं पहचानता है, ना मेरे फ्रेंड्स को कोई पहचानता, तो एक गार्जियन के रूप में लगता था कि नहीं, मनीष सर है जो हर जगह मेरे लिए खड़े रहेंगे। बहुत 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 अच्छी बातें आपसे हुई, हमारे श्रोता बहुत सीखेंगे और हम फिर से आपको बुलाएंगे अपने अगले एपिसोड्स में। हम एक सवाल अपने सभी मेहमानों से करते हैं, रंजन कुमार जी आपसे भी करेंगे, हमारे खेल की वकालत के लिए 2 शब्द कहें। तो खेल की वकालत निश्चित तौर पे बहुत अच्छी पहल है, शायद इतनी अच्छी कि मैं बताने श्रोता को यही बताऊंगा कि कोई भी देश ताकतवर, सबसे ज्यादा ताकतवर उस देश को माना जाता है जो ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल लाते हैं। और आज भी अगर आप ओलंपिक की तालिका उठा के देखें तो चाइना और अमेरिका टॉप पे रहती है, और शायद इसीलिए ज्यादा ताकतवर है हमारा देश, जो कि जनसंख्या के मामले में बहुत आगे है। इसके इर्द गिर्द में फिर भी खेल में बहुत काफी पिछड़ा हुआ है। इसका तो कहीं ना कहीं अगर यूथ, आप जैसे यूथ आए हैं एक अच्छी सोच के साथ, तो अगर इससे खासकर ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने का जो आपने प्रयास किया है अपने मंच के माध्यम से, निश्चित ही, क्योंकि आपसे बहुत सारे ग्रामीण परिवेश के खिलाड़ी भी जुटे हुए हैं, तो उनको भी एक मनोबल मिलेगा कि चलो भैया, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सबसे ज्यादा प्रतिभा ग्रामीण क्षेत्र में छुपा हुआ है, लेकिन उसे सपोर्ट नहीं मिल पाती, इसलिए वो प्लेटफॉर्म अपना हुनर नहीं दिखा पाते। लेकिन आपका यह कार्यक्रम निश्चित ही 5-10 अगर एक खिलाड़ी भी सफल हो गया तो बहुत ज्यादा सफल है, और धीरे धीरे आपका यह प्रयास एक दिन जरूर रंग लाएगा। बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजन जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।